गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सिटीज भाग 2 की जो कविता है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आत्मकथ्य कविता है वो 10th के सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी जो पेपर आए हैं उसमें डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते और इसको हम सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 यानी कि 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद सन 1937 में इनका निधन हो गया। इनकी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कविता पर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कामायनी पर। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और धुरस्वामिनी उनके नाटक हैं, जो कि सारे के सारे चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और धुरस्वामिनी जो उनके नाटक हैं वो यूजीसी नेट में भी लगे हुए हैं। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। आकाशदीप उनकी बहुत फेमस कहानी भी है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक हो गया, सकंदगुप्त नाटक हो गया, उसमें इतिहास और साहित्य से जो इतिहास से रिलेटेड सारा कुछ उसमें डाला गया है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका, यानी प्रेमचंद जिसका संपादन करते थे वो थी हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी के मित्रों ने, प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक बनाकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। तो इसमें देखिए आत्मकथ्य कविता है, जैसे कि जो पोयम है उसी में बता दिया गया है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कविता पत्रिका थी हंस पत्रिका, उसमें एक आत्मकथ्य के नाम से एक विशेषांक छपता था, जिसके लिए जो उनके लेखक जो जयशंकर प्रसाद के जो दोस्त होते हैं वो भी जयशंकर प्रसाद से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक अपनी आत्मकथा लिखिए और इसमें छपवाइए। तो वहाँ पर आत्मकथा ने छपवा कर जो जयशंकर प्रसाद जी है वो आत्मकथ्य नामक एक कविता लिखते हैं, जो कि उसी विशेषांक में छपती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर कवि कहता है, मधुप होता है भंवरा, यानी कि दिल रूपी भंवरा। तो कवि कहता है कि उसका मन रूपी यह भ्रमर गुनगुनाकर कह रहा है कि अपनी ऐसी कौन सी कहानी है
जिसे लिखकर दूसरों को बताया जाए। मेरे जीवन की यानी कि कवि के जीवन की जितनी जो जीवन की जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात जो कवि के जीवन में अनेक दुख और घटनाएं देखी हैं, जीवन में अनेक निराशाओं का उन्होंने क्या किया है, सामना किया है। उन्होंने अपने सपनों को अपने आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। तो मधुप गुनाकर ये आपको समझ आ गया होगा। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो लेखक कहते हैं कि इस विशाल एवं गहन यानी कि गहरे नीले आकाश पर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। उन्हें पाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे स्वयं अपनी बुराइयां करके ही, यानी कि जो आत्मकथाएं हैं उनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं अपनी बुराइयां करके अपने ही जीवन पर मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही जीवन का क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ये जी को लगता है कि वो लोग अपने ही जीवन पर व्यंग्य कर रहे हैं, जो आत्मकथा लिखते हैं अपने ही जीवन का क्या करते हैं, उपहास मजाक उड़ा रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। यानी कि जब हम जानते हैं कि किस तरह से लोग अपने ही जीवन का मजाक उड़ा रहे हैं आत्मकथा के नाम पर, तो उसके बावजूद भी लेखक है वो अपने मित्रों से पूछता है कि उसके बावजूद भी मैं आत्मकथा, तुम कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, ऐसा जानने पर भी तुम मुझे चाहते हो कि उनके जीवन की भी मैं अपने जीवन की कमजोरियां बता दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कवि के जीवन की खाली गागर देखकर सुख मिलेगा। यानी कि मेरे जीवन की, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं अपने मित्रों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति, कि जब मैं तुम्हें अपने जीवन में होने वाली कमियों और दुखों के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें उसको सुनकर अच्छा लगेगा या सुख मिलेगा। तो यहाँ पर जो कवि का भाव है कि जीवन के दुख व अभावों के अतिरिक्त जीवन में, यानी कि कवि के जीवन में कुछ भी नहीं है, और वह दुख जो है वो कवि किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। आगे देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब जो कवि हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं अपने मित्रों पर और कहते हैं कि जो लोग उनके जीवन के दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं वे यह न समझने लगे कि वही उनके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। यानी कि उनसे पहले वो किसी और को अपना दुख नहीं कह पाए, वही उनके दुख को सुन सकते थे। तो यहाँ पर लेखक अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे नहीं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, मतलब ऐसा ना हो, तुम ऐसा ना समझो कि तुम ही मेरे दुखों को सुनोगे। मैं आत्मकथा लिखूंगा तभी तुम मेरे दुखों को सुनोगे और मेरे दुखों को कम कर दोगे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए, अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो कि मेरे जो भाव रूपी रस है उनको लेकर तुम अपने ही घड़े को भरना चाहते हो। यानी हो सकता है कि तुम मेरे दुखों को सुनकर अपने दुखों को कम महसूस करना चाहते हो, या दुखों में आनंद लेना, या तुम मेरे ही दुखों में आनंद लेना चाहते हो। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा कवि सोच रहा है अपने मित्रों के लिए। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मेरा जो सरल मन है, मेरा जो शांत मन है, सरल मन है, यह उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग कर रहा हूँ, उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ। यानी कि मैं निराश हूँ, हताशा हूँ, यह विडम्बना, यह मेरा भाग्य है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि हे मेरा जो सरल मन है वो किसी की हंसी उड़ा रहा है। भूले अपनी, मतलब मैं अपनी ही चीज़ों को भूल रहा हूँ, अपनी गलतियों को भूल रहा हूँ, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, या जिंदगी में औरों ने जो मेरे साथ प्रवंचना होती है, धोखा, कि जो लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है उसके बारे में बताऊं मैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि यह मेरा भाग्य है कि मैं
अरे सरलते कि मेरा जो जीवन सरल जीवन है, मेरा सरल जो मन है, मैं उसकी हंसी उड़ाऊं, अपने ही जीवन की हंसी उड़वाऊं और भूले अपनी और अपनी भूल बताऊं, अपनी गलतियां बताऊं, या धोखों औरों के दिखलाऊं, या दुनिया ने मेरे साथ जो धोखा किया है वो मैं आत्मकथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यानी कि उज्जवल गाथा, पहले तो कह रहे कि मैं अपने दुख कैसे बताऊं, लेकिन अब जो कवि है वो कह रहे कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कि जो उज्जवल होता है, चमकीला। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आत्मकथा के नाम पे जो औरों की मैं अपनी अच्छी बातें हैं वो कैसे जग जाहिर कर दूं, लोगों के सामने वो कैसे बता दूं। ठीक है, उनके जीवन में जो पूर्णतः निराशा और जो पीड़ा की कालिमा है ना, उससे उसके अलावा मधुर चांदनी रातों की मीठी यादें भी है। कवि कहता है कि सिर्फ निराशा ही नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में मधुर चांदनी की रातें भी हैं। अरे खिल खिल कर हंसते होने वाली उन बातों की, और मैं जो किसी के साथ मैंने जो प्यारा सा समय बिताया है, जो अच्छा समय बिताया है किसी के साथ हंसते बोलते गाते हुए, उस समय को, उन उज्जवल स्मृतियों को, उन यादों को मैं कैसे औरों को उसका भागीदार बना लूं। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं आत्मकथा में जब अपने जीवन के पल बताते हैं तो वहां पर मैं अपने जीवन के उन पलों को, जो मधुर चांदनी वाले पल थे, वो जो जब मैं और किसी के साथ बैठा हूँ, खिलखिलाकर हंस रहा हूँ, अपना दुख सुख बांट रहा हूँ, ऐसे निजी पलों को मैं और किसी के साथ साझा कैसे कर लूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके जो भाग गया। मतलब मुझे कहाँ वह सुख मिला जिसको मैं हमेशा स्वप्न में पाना चाहता था। यानी कि स्वप्न देखकर जाग गया, जिसको जो जिस सुख को मैं स्वप्न में देखता था कि ये मुझे मिले, और वो स्वप्न में आता था, तब भी वो स्वप्न में भी वो सुख मुझे नहीं मिलता था, बल्कि स्वप्न में देखते ही मैं उसको जाग जाता था। आलिंगन में आते आते तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बाहों में आते आते वो सुख मुझसे दूर हो गया है, मुस्कुरा कर जो भाग गया। मतलब मेरे बाहों में आते आते मेरी तरफ मुस्कुराया और मेरी बाहों में आने से पहले ही वो मुझसे दूर भाग गया है। जिसके अरुण की मतवाली सुंदर छाया में, यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जो मेरे जीवन का आधार था वो बहुत ही सुंदर और मोहक था। मतलब उसके लाल गुलाबी जो गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग की मिठास, अपनी मनोहरता को लेकर प्रकट हुई थी। सुहाग यानी कि जो प्रेम का मतलब प्रतीक है। तो कहा गया है कि जो लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हुई थी। ये वो एक प्रेमिका के लिए भी इस्तेमाल किया हो सकता है कि उनकी लाल गुलाबी गालें हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। अनुरागनी उषा लेती, अनुरागनी प्रेम के साथ उषा होती है सुबह, लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मतलब उसका जो सुहागन का रूप था वो उसके उसको जो कवि है उनको मोह लेता था। उसकी स्मृति पाथ्य बनी थके पति की पंथा की। यानी कि जो उसकी स्मृति, उसकी किसकी कह रहे हैं, जो कवि हैं उसके लिए कह रहे हैं। मतलब जो उनकी नायिका है, उनकी जो प्रेमिका है, उनके लिए वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी जो स्मृति है, उनकी जो याद है, वो क्या कि जो लंबा लंबा रास्ता है वो उसमें वो थके हुए हैं, और कवि रूपी यात्री को स्मृतियों में केवल वही सहारा बनी है। यानी कि उनकी स्मृतियां पाथ्य बनी, पाथ्य साथी बनी। ठीक है, किनकी, जो उनकी नायिका थी, जो उनकी मतलब प्रेमिका थी। जो प्रेमिका की स्मृतियां थी, जो अच्छी अच्छी वो स्मृतियां अभी बता रहे हैं, वही उनकी पाथ्य बनी थके पति की पंथा की। जो थके हुए एक यात्री थे, कौन, जो कवि है वो एक थके हुए यात्री की तरह है, और उनकी जो यादें हैं वही उनकी क्या बनी है, थकान का सहारा बनी है। थके हुए पति के थकान को कम करने में सहायक बनी है कौन, जो प्रेमिका की यादें हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, वो कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी सीलना। जैसे कि सीवन होता है सिया हुआ, सीलना। ठीक है, उधेड़ कर देखोगे, उधेड़ना होता है उधेड़ना,
क्यों मेरी कंथा की, कंथा होती है अंतर्मन। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम मेरे अंतर्मन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो आत्मकथा के माध्यम से। यानी कि जब मित्र कहते कि आत्मकथा लिखिए, तो तुम क्यों मेरे अंतर्मन को उधेड़ कर देखना चाहते हो। अपने मित्रों से कह रहे हैं कवि, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, बहुत सरल है, उसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने जीवन की कथा आत्मकथा के माध्यम से मैं आपको क्यों बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मतलब क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों का दुख दर्द बांट रहा हूं, औरों की सुन रहा हूं, और मैं अपने दुख दर्द को अपने अंदर ही लेकर बैठा हूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब तुम्हें क्या, जो कवि हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भोले मन की, मेरा जो जीवन है छोटा सा जीवन है, और मेरे भोले मन की जो आत्मकथा है, वो तुम्हें सुनने के बाद क्या मिलेगा। और शायद मेरी कथा सुनने के लिए तुम्हारे पास समय भी ना हो। ठीक है। आगे कहते हैं कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा की। यानी अभी समय भी नहीं, ये सही समय नहीं है अपनी मौन व्यथा को बताने के लिए, या फिर तुम्हारे पास समय भी नहीं है। मेरी मौन व्यथा अभी मेरे मन में सोई हुई है। मौन होती है चुपचाप, व्यथा होती है मुसीबत, मुश्किलें, वो जो परेशानी है वो मेरे मन में सोई हुई है, इसलिए उसे न ही जगाओ तो अच्छा होगा। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। किससे कहते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो आत्मकथा कविता है वो कंप्लीट होती है। इसका मुख्य पार्ट है वो आपको ये है कि आपको ये सब पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनता है, और साथ में साहित्यिक परिचय भी है, और साथ में आपको कविता इसलिए पढ़नी है क्योंकि कविता के बीच में से कुछ पंक्तियों को उठाकर पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।